गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर। तो आज फिर से हम आपकी साइंस की लेक्चर लेकर के आपके सामने हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी की बुक से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। ये टॉपिक है, मैं आपका ये लिख देता हूं यहाँ पर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो ये चैप्टर जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इससे पहले कुछ ही बातों के ऊपर हम जो है डिस्कशन करते हैं। आपने अपनी जो डेली की लाइफ है उसके अंदर देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे घर में हमारे पास मिल्क होता है, दूध होता है, उसको हम नॉर्मली रख देते हैं। वो एक जैसे रूम के टेम्परेचर के ऊपर, कमरे के तापमान के ऊपर ड्यूरिंग द समर डेज, वो गर्मियों के अंदर क्या होता है, बहुत सी बार आपने देखा वो फट जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, खटास उसके अंदर पैदा हो जाती है, दही उसकी बन जाती है। या फिर आपने बहुत सी बार देखा होगा जैसे हमारा जो लोहे का जो तवा होता है, या फिर जैसे पान है, तसला होता है, कील होती है, इस प्रकार की चीज़ें जब नमी वाले एरियाज़ के अंदर रखी जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। ये आपने देखा होगा। या फिर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हमारा जैसे जो भोजन है, खाना है, हम खाते हैं, उसका डाइजेशन हो जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देखी होगी जो हमें क्या है, हैरत में डालने वाली है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। हमने तो दूध रखा था, उसका दही कैसे बन गया। हमने तो जैसे भोजन जो है, खाना जो है, मुंह के अंदर खाया तो डाइजेशन कैसे हो जाता है उसका, कैसे वो पच जाता है, कैसे जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो उसमें से निकल करके हमारी बॉडी में मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हमारे राउंड, यानी कि हमारे चारों ओर क्या होती है, घटित होती है, और जिनका हमें पता करना है। और उन्हीं में से बहुत सारी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ बातें और आपसे कहना चाहूँगा। जैसे आपने चेंज पढ़ा होगा साइंस के अंदर, चेंज यानी कि बदलाव, दो तरह से हम पढ़ते हैं इसको। कौन कौन से? एक हम पढ़ते हैं केमिकल, रसायन, और एक हम पढ़ते हैं फिजिकल। एक तो केमिकली चेंज होता है और एक फिजिकली चेंज। केमिकली चेंज यानी कि रासायनिक बदलाव, और फिजिकली चेंज यानी कि भौतिक बदलाव, भौतिक परिवर्तन। अब देखो किस तरह से, जैसे एक चौक मेरे पास, मैंने इसको तोड़ दिया, क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता ना। एक चौक था, मैंने इसको तोड़ दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन हमारे पास है। अब जैसे और एग्जांपल आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप जैसे मैं इस चौक को इसके ऊपर घिस रहा हूँ, इसका जो जैसे इसके अंदर चौक के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए हैं, वो धड़ धड़ क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। या फिर आप देखिए कि जैसे हम चल रहे हैं,
मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। अब मेरी पोजीशन के अंदर चेंज आया, पहले मैं यहाँ खड़ा था, थोड़ा चलने के बाद वहाँ पहुँच गया। तो ये जो सारे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये कौन से चेंज है? ये सारे के सारे फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकली चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बॉडी को, जैसे हम जनरली पूछ लिया जाए कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो मोस्टली बच्चे जवाब देंगे सर हमें भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं, या फिर कहीं कहेंगे कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है। बट नहीं, हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की, ऊर्जा की। और वो ऊर्जा हमें किससे मिलती? वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, हमारे खाने से मिलती है। इसलिए हम जो है खाना खाते हैं। क्लियर सभी को? अब उसी खाने को, जैसे हमारी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स, हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स। बट किसी बच्चे ने कभी विटामिन खाया है? नहीं सर। किसी बच्चे ने कभी कार्बोहाइड्रेट खाया है? नो सर। किसी ने कभी मिनरल्स खाए हैं? नो सर। हमने तो क्या खाया है? हमने दाल खाई है, चावल खाया है, गेहूं की रोटियां खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, वेजिटेबल्स खाई है, मिल्क खाया है, एग खाए हैं, है ना? हाँ, बट इन्हीं चीज़ों से हमें जो हमारे सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, हमारे लिए जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, वो इनसे हमें मिलती हैं। अब देखो, जैसे हमने आज रोटी खाई गेहूं की बनी हुई, उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब उसमें से उस कार्बोहाइड्रेट्स का अलग हो जाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनना, वो क्या है? वो एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। हमने खाना खाया, उसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, वो भी हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज। जैसे हम यहाँ इस घर में बैठे हैं, पड़ोस वाले घर में क्या हो रहा है? जैसे हलवा बनाया जा रहा है, हाँ हमें यहीं से पता लग गया, बड़ी अच्छी महक आ रही है, हलवा बन रहा है, पड़ोसियों के, तो चलो चलो खा करके आते हैं। यानी वहाँ की सुगंध जो है यहाँ तक पहुँच गई। क्या? केमिकली चीज़। हमारा जो भोजन है, जैसे हमने खाना डाला, जिस टाइम डालते हैं जिस टाइम बन जाता है, उस टाइम उनकी सिचुएशन सेम नहीं होती, उनकी जो मतलब साइज होता है, जो पोजीशन होती है, वो सेम नहीं होती, उसके अंदर चेंज आ जाता है। वो भी क्या है? केमिकल चेंज। तो इतने सारे जो चेंजिंग हमारे आसपास होते हैं, जैसे हमारी हाइट के अंदर जो बढ़ोतरी होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से जैसे आवाज़ निकल रही है, अनेकों सारी जो है मतलब चीज़ें हैं हमारे राउंड जो होती है, वो सारे क्या? वो केमिकल चेंज। तो इन दोनों बातों का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब आप पता कैसे करो कि ये केमिकल चेंज है या फिर ये फिजिकल चेंज? अब जो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देती हैं, हमें पता है कि ये ऐसे हो गया, वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो परिवर्तन, वो चेंज हमारे लिए कौन से होते हैं? फिजिकली चेंज होते हैं। और जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है ना, सेम उसी तरह से वो बड़े चेंज कौन से होते हैं? केमिकल चेंज। ओके, तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे हमारे पास दूध होता है, वो खुला छोड़ देते क्या होता? फट जाता है। या फिर अब जैसे अंगूर होता है हमारे पास, अंगूर को जो आप रख दो, उसका किण्वन हो जाएगा, है ना? ऐसे हो जाता है ना, पिछड़ जाता है इस तरह से। ये 9th क्लास का टॉपिक है, मैं वहाँ क्लास में आपको पढ़ाऊँगा किस प्रकार होता है ये। अब इतनी सारी जो चीज़ें हमारे पास हो रही हैं,
ये क्या है, एक चेंज आ रहा है, और चेंज में क्या है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकल करके आती है। अब एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम का एक रिबन है, अब उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम जलाना शुरू कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम का रिबन जो है एक राख के रूप में, सफ़ेद चूर्ण के रूप में इकट्ठा हो जाएगा नीचे। हाँ, लेकिन एक चीज़ नोट रखना, मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाने से पहले रेगमार से साफ करना होता है। रेगमार क्या होता है, जब जंग उतारने के लिए नहीं होती, पट्टी सी जो होती है उस तरह से। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, जब आप मैग्नीशियम को ऐसे खुला रखे रहते हैं तो हमारे चारों ओर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और उसको जब तक वो नहीं हटेगी तब तक ये जलेगा नहीं। इसलिए उसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से साफ किया जाता है। क्वेश्चन नोट कर लेना। अब उसको साफ करने के बाद हम जब जलाते हैं तो एक सफ़ेद चूर्ण निकल करके आता है, सफ़ेद चूर्ण, वाइट सा होता है हमारे पास वो। अब जो ये निकल करके आता है, अब इसकी देखो चेंज हो गया, इसकी किसके अंदर, स्टेट के अंदर, अवस्था के अंदर। जैसे ये पहले था उस तरह से नहीं रहा, इसकी जो स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है। मैग्नीशियम हमने जलाया इसको किस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में, यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। घबराए नहीं कोई भी स्टूडेंट, इसको मैं आगे बताऊंगा दोबारा से। इस तरह आप एग्जाम जो एक्सपेरिमेंट है उसको याद रखें कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया है, जलाया है, और उससे क्या तैयार हो गया है, एक सफ़ेद रंग का चूर्ण तैयार। ठीक है, इसकी स्टेट में, इसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। अब बहुत सी बार ऐसा होता, देखो अब हम इतनी चीजें हमने पढ़ी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो, केमिकल रिएक्शन कि कब हम कहें कि केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसके कुछ इफेक्ट हम आपको बताते हैं। इफ चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, चेंज इन जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, और जैसे इसके अंदर और हम लिख सकते हैं जैसे टेम्परेचर भी इसके अंदर लिख सकते हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन, और या फिर हम इस जैसे इसके अंदर होता है गैसेज, गैस का निष्कर्षण, गैस का निकास, निकास या उत्सर्जन, यानी गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब इतनी सारी चीजें आपको किसी भी एक्टिविटी के अंदर कहीं भी आपको जब ये चीजें होती दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि उसकी स्टेट, उसकी अवस्था में चेंज आ गया है, तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। हमें लगता है उसकी टेम्परेचर में चेंजिंग आई है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। हमें लगता है उसके अंदर से गैस
निकलने लग गई है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। या फिर उसके कलर के अंदर चेंज आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई। यानी इतनी सारी चीजें हमारे पास जो है आइडेंटिफाई करती है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, जब ये चीजें हमारे पास होती है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी जब डेफिनेशन आप इसकी लिखोगे तो आप बता सकते हो कि जब कभी भी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो चीज़ें हमें जो दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। मेरे साथ सभी बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और आप इसको अच्छे से पढ़ो तो भूलोगे नहीं। ये एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जितना आप इसके बारे में स्टडी करोगे उतना ही कम। अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट वर्ड लिखा हुआ था क्या, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण। अब बहुत सारे बच्चे इन दोनों में एक ही चीज समझ रहे होंगे कि रासायनिक समीकरण ही वही होता है, रासायनिक अभिक्रिया वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब रासायनिक समीकरण के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा, रासायनिक समीकरण की हम बात करते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम दूध हमारे पास, मिल्क हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, जैसे गर्म दूध करके हमने उसके अंदर नींबू डाला, ठीक है। नींबू डालने के बाद क्या हो जाता है, वो जो दूध है, वो जो हमारा मिल्क है, वो फट कर क्या बन जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा कि हमने दूध को गर्म करके उसमें दही मिलाया और नींबू डालने के बाद वो क्या बन गया, सॉरी, दूध गर्म करके उसके अंदर नींबू मिलाया और वो क्या बन गया, दही में परिवर्तित हो, ठीक है। इसी चीज़ को मैं ऐसा वैसा लिख देता हूँ, या फिर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ, गरम दूध प्लस, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे नींबू, और इससे फिर बन गया दही। अब इसी चीज को जैसे मैं गर्म दूध को ऐसे नहीं लेता हूँ, हॉट मिल्क, नींबू को मैं देखना लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ। अब देखो जो स्टार्टिंग में हमने बात लिखी वो कितनी हरी बड़ी थी, उसके बाद जो हमने लिखा वो और छोटा हो गया, उसके बाद जो हमने लिखा वो और भी छोटा हो गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनको उनके नाम या उनके जैसे साइंटिफिक नाम या फिर उनके सूत्रों की सहायता से, उनके फॉर्मूलाज की सहायता से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को उसके अंदर जो पदार्थ जो यूज हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं, उनको उनके साइंस या फिर उनके केमिकल नेम की हेल्प से लिखना क्या होता है, रासायनिक समीकरण। अब सुनो कैसे, जैसे हमने पीछे जिक्र किया था अभी, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, क्या था, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन ग्रुप स्थिति में जलाया और उससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया।
अब इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कितना लंबा प्रोसेस हो गया। और इसी चीज़ को मैं कैसे लिखता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इससे मेरा बन के तैयार हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या तैयार हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो उसी चीज को मैंने क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मेरा बन के क्या तैयार हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। छोटा रूप आ गया। हमने किसके हेल्प से लिखा, एलिमेंट्स के, तत्वों के साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो रखे गए हैं उनके हिसाब से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नीशियम का फॉर्मूला मेरे को पता है, एलिमेंट्स का जो कैसे लिखते हैं उसको Mg, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को। अब ये और भी शॉर्ट होती है, इट इज केमिकल। तो ये क्या होती है हमारे पास, रासायनिक समीकरण। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के, उसके एलिमेंट्स के प्रतीकों और उसके नामों की सहायता से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हमारा जो लेसन का जो नाम ऊपर लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। ये सभी बच्चों को मेरे बातें क्लियर हो गई। ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, बहुत ही आसान है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे जैसे आप कंटिन्यू समझते जाओ इसको, ये समझ आती जाए। अब आगे जब लेसन जो हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा हम केमिकल रिएक्शन और जो केमिकल इक्वेशन है उसके ऊपर ही हम सारा का सारा पढ़ेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, Zn plus H2SO4, ZnSO4 प्लस Zn जो है हमारे पास ये जिंक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके बाद जो है जिंक सल्फेट बन जाता है, और ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस जो है जिसका शीतल ऑयल। जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनो ध्यान से। अब देखो इस एरो के दो साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब विकारक भी बोलते हैं, विकारक यानी कि वो एलिमेंट्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वो एलिमेंट्स जो अभिक्रिया करते हैं, जो आपस में मिलकर करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं। कि वो एलिमेंट्स जो मिलकर के रिएक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक है। और इनके रिएक्शन करने के बाद आफ्टर इट्स रिएक्शन जो हमारे पास बन के निकलता है, अब देखो यहाँ ये जिंक सल्फेट तो नहीं है ना, ये दोनों तो अलग अलग हैं। वहाँ जब हमारे पास बन के कोई चीज़ आई, वो एक अलग से तैयार होकर आई है, वो जो हमारे पास आया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट वो मल्टीप्लाई वाला नहीं, हाँ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद।
यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया के बावजूद जो चीज़ें बन करके आती है, जो पदार्थ बन करके निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद। ठीक है। और ये जो एरो है, एरो का जो सिंबल होता है, ये जो सिरा होता है जो एरो का, ये किसकी ओर होता है? ये हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है, प्रोडक्ट की ओर होता है। और ये चीज़ किसको शो करती है? ये चीज़ रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करती है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दिशा को, किसको? अभिक्रिया की दिशा को ये शो करती है, प्रदर्शित करती है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और ये एरो का जो सिरा जिसकी तरफ होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होते हैं। और ये किसको डिफाइन करता है, किसको शो करता है? ये करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दिशा। अब इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये आपके सामने जो लिखी हुई है, इसके अंदर हम टोटल एटम जो है, टोटल जो परमाणु है वो काउंट करते हैं। जिंक Zn, यहाँ कितने परमाणु है इसके? 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और फिर ये 4, टोटल कितने? 4, 5, 6, 7, 8 हुए ना टोटल। इस तरफ देखो, 1, 2, कितने? 3, 2, 2, 4, 6 और 2, 8 ही उस तरफ है और 8 ही इस तरफ, यानी ये क्या है? दोनों इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है। अब एक इसके अंदर वर्ड आता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्या है? अब आप बताओ, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कन्वर्सेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, कन्वर्सेशन ऑफ लॉ ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसको हम ना तो क्या कर सकते हैं, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। इन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में उसको ट्रांसफर यानी कि बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कन्वर्सेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब यहाँ से कोई दो चीज़ें तैयार होती है और उसकी कोई नई चीज़ निकल करके आती है, तो इस तरफ का जो द्रव्यमान, इस तरफ का जो मास है और दूसरी तरफ का जो मास है, वो क्या दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी जो रिएक्शन है वो गलत, वो आपने गलत लिखी हुई, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप कुछ चीज़ों को मिलाओ और उसका जब बाद में आप दूसरी तरफ देखो तो उसका द्रव्यमान जो आपको कम मिले। नहीं, दोनों क्या होंगे? बिल्कुल
इक्वल होंगे, बराबर। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का मीनिंग क्या है कि वो रासायनिक समीकरण, वो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर का जो मास होता है, टोटल मास होता है, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू जो क्या होती है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है। जिस रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर के परमाणु द्रव्यमान बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? और ये अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में आपको कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप उसके अंदर क्या बताओगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, कि ना तो हम मास को जो है न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसको बना सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए दोनों ओर के जो परमाणु द्रव्यमान उसको बराबर होना जरूरी है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होना आवश्यक है। अब ये है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात यहाँ आती है कि किसी रासायनिक समीकरण को हमारे पास जैसे लिखा गया है, जैसे एग्जाम में इसको कंप्लीट दिया गया मान लिया, लेकिन अगर मान लिया पेपर में कभी कंप्लीट इसको ना दे तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे इसको दिखाएं। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ आपके सामने, Fe प्लस जैसे हमने लिखते हैं यहाँ पे H2SO4 Fe3 SO4 प्लस H2। अब काउंट करो, 1 एक ये, 2 ये, 3 4 और 4 8। इस तरह देखो, 3 4 और 4 8 और 2 10। इक्वल है नहीं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखो कैसे, अगर आप ये सीख जाओगे तो आपको जो है केमिकल रिएक्शन को जो है, केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करना आ जाएगा, उसको संतुलित करना आ जाएगा। अब इसको ऊपर लिख लेता हूँ, देखो मैंने लिखा यहाँ पे Fe प्लस H2SO4 after this Fe3 SO4 प्लस H2। ये देखिए, अब इसको करने का हमारे पास एक तरीका है, वो क्या है, देखो आप यहाँ पे क्या लिखो, नेम ऑफ एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, यानी कि तत्व। अब कौन कौन है यहाँ पे, आयरन है, देखो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। क्लियर दिख रहा है सभी को? 4 एलिमेंट हमारे पास है। अब यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड, यानी कि बाईं तरफ जो है नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या, और यहाँ नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड दूसरी। अब देखो इस तरफ Fe कितना है, 1। अब एक चीज सारे बच्चे ध्यान दें कि जो नंबर यहाँ पे अगर जैसे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये 3 है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और कितना है, तो 3 और 2 5 नहीं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। अब ये कितने हैं, अब ये 6। सारे बच्चे इसको ध्यान से समझ लें। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 2 है,
यहाँ पे 3 है तो ये 3 है, अगर इस तरह से तो ये कितने 3 दूनी 6, 3 टू द 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या है 1 1। इस तरफ कितना है 3, हाइड्रोजन कितना इस तरफ 2, वहाँ हाइड्रोजन 2, सल्फर कितना इस तरफ 1 और वहाँ 1, ऑक्सीजन 4 और यहाँ 4। अब ये वाला इक्वल नहीं है तो कैसे इक्वल करें, इसको हमें 3 बनाना है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 3 कर, और 3 करने से मेरा यहाँ पे क्या होगा इक्वल होगा, फिर 3SO4 प्लस H2 और ये है H2 प्लस 4। वैसे 1 मिनट, इसके अंदर इसकी जो रिएक्शन है ना वो जैसे हम वाटर के साथ देखते हैं। किसके साथ देखते हैं? वाटर के साथ। पहले आप इसको वाटर के साथ देखो एक बार, जैसे यहाँ से लेफ्ट करते थोड़ा, ऐसे मैं लिखता हूँ 3Fe प्लस 4H2O और उसके बाद Fe3O4 प्लस। अब देखो सल्फर को यहाँ से हटा दीजिए, सल्फर को निकलेंगे हम। अब देखो कितना हुआ, ये इस तरफ 3 है ना, और इस तरफ कितना है, इस तरफ भी 3। हाइड्रोजन कितना मैंने आपको बताया ना 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 8, ठीक है। और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4। अब कमी रहती है तो किसकी रहती है, कमी रहती है तो हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को यहाँ पे हमें क्या करना है 8 करना है ना, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 4 2 8, 4 दूनी 8, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिसके अंदर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जैसे मैं लिख लिया Na प्लस, जैसे लिख देता हूँ एल्यूमिनियम का थोड़ा तेज, और यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे हम। एलिमेंट्स कौन है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड। अब इस तरह काउंट करो, एल्यूमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यहाँ देखो एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब ये चीज नोट करो, यहाँ पर सारे इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है संतुलित है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे पास है क्लासेज होगी आफ्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल जो है वो बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा कि किस तरह से रिएक्शन को जो है संतुलित किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है लेसन का वो कल आपको करवाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स होंगे हमारे पास किसके, केमिकल रिएक्शंस के, और उसके अंदर जैसे हमने
जंग लगने जैसी चीज़ें हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं हम हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है हमारे आसपास जो घटित होती रहती है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने आसपास चीज़ों को देखें और उसके ऊपर विचार करें कि किस प्रकार वो हुआ है, वो कौन सी रिएक्शन है, कैसा जो चेंज है, केमिकली चेंज है, फिजिकली चेंज है, और अपनी जो है स्टडी को जारी रखें। ओके, सभी स्टूडेंट्स को जो है अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, अच्छे से पढ़ना है। लॉकडाउन देश के अंदर लगा हुआ है, आप सभी सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।